मैं अपने मृत्यु के समय को जान गया हूँ। जिस प्रकार सैकड़ों बार अनुभव किया है मैंने मृत्यु का, लेकिन किसकी मृत्यु, मेरी या मेरे शरीर की। श्री अरुण कुमार शर्मा जी ने अपनी पुस्तक परलोक के खुलते रहस्य में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है। इस पुस्तक में उन्होंने मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है और वहाँ उन्हें क्या अनुभव होते हैं, इस बारे में बहुत से लोगों की मौत हो जाने के बाद फिर जिंदा हो जाने के अनुभव बताए गए हैं, जिससे आपको जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को जानने में बहुत सहायता मिलेगी। इस पुस्तक में वे अपने ही जीवन के अनुभव के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि 50 वर्ष पूर्व परिचय हुआ था निशा से मेरा। बड़ा ही सुंदर रूप और बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व था निशा का। मेरा और निशा का परिचय धीरे धीरे प्रगाढ़ प्रेम में परिवर्तित हो गया और हमने विवाह करने का निर्णय कर लिया। क्या हमारा विवाह हुआ? नहीं। अगर हो गया होता तो इस खोजपूर्ण पुस्तक का जन्म कैसे होता और कैसे होता मेरे सामने अलौकिक तत्वों के गहनतम रहस्यों का उद्घाटन। विवाह के 1 महीने पूर्व निशा अचानक बीमार हो गई। बीमारी कौन सी थी, अंत तक समझ में नहीं आया डॉक्टरों को। पूरे 1 महीने मृत्यु सैया पर असह्य पीड़ा को भोगती रही निशा। अंत में दवा आदि लेना भी बंद कर दिया उसने। मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो गया है निशा को। सिर पकड़े उदास मन से घंटों बैठा रहता मैं निशा के पास। वह अपनी धुन में बड़बड़ाती रहती, कभी कभी उत्तेजित होकर बोल उठती, ओ कितना सुंदर, कितना रमणीक। मैं विस्मित था और चिंतित भी। डॉक्टर को बताई ये बात तो वे भी निशा के केबिन में आ गए। बाहर निशा का भाई और माता पिता उदास और गमगीन चेहरा लिए किसी अघटित की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं निशा के पास बैठा था। डॉक्टर को देखकर निशा चुप रही, कोई भाव नहीं उभरा उसके चेहरे पर। केबिन के एक और एक बड़ी सी खिड़की थी जो बाग की ओर खुलती थी। वह अपलक उसी खुली खिड़की की ओर देखती रहती थी। 25 वर्षीय उस युवती के सुडौल देह का सर्वनाश कर दिया था इस अज्ञात रोग ने। बीमारी के कारण उसका चेहरा काला पड़ गया था, केवल उसकी आंखें किसी अपूर्व आनंद के कारण चमक रही थी। धीरे धीरे कांप रहे थे निशा के सूखे होंठ। ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य अस्तित्व के बारे में किसी से धीरे धीरे बातें कर रही हो। कभी कभी तो अपने आप से ही बातें करने लग जाती। निशा के और पास आकर मैं उन बातों को सुनने की कोशिश की। वह बहुत ही धीरे धीरे कह रही थी, कैसा अपूर्व प्रकाश है वहाँ, कैसी गहरी शांति है वहाँ के वातावरण में। मैंने उसके मस्तिष्क पर आहिस्ते से हाथ रखते हुए पूछा, कितना सुंदर है, कैसा प्रकाश है, कैसी शांति है निशा, तुम क्या देख रही हो, किससे बातें कर रही हो, बोलो, बताओ मुझे निशा। अचानक निशा की चेतना लौटी। उसने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। मैंने देखा कि उसके मुख पर अपूर्व संतोष की छाया है। मैंने निशा के हाथ पर अपना हाथ रखा। निशा ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वह धीमी आवाज में बोली, मैं वहां जाना चाहती हूँ शर्मा जी। वहां लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे मुझे बुला रहे हैं वहां। मैंने कातर स्वर में बोला, कहाँ जाओगी, कौन सा है वो जगह, कौन है वे लोग। पास ही खड़े डॉक्टर ने सोचा जरूर उसे बोलने में कष्ट हो रहा है, इसलिए बोले, आप ज्यादा ना सोचे और शांत रहने का प्रयास करें। यह सुनकर निशा एकदम बिगड़ गई और बोली, ऑफ, आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं डॉक्टर, क्यों मुझे वहां जाने नहीं देते। आपकी दवाएं मुझे वहां जाने से रोकती है, इसलिए मैंने अब दवाएं लेना भी बंद कर दिया है। मुझे रोकने से आपको क्या मिलेगा। डॉक्टर रमन बहुत अनुभवी डॉक्टर थे, निशा को वो भी ना रोक सके थे। उसका कोई उपाय भी नहीं था उनके पास। लेकिन सुंदर दृश्य देखने के बाद निशा आश्चर्यजनक ढंग से शांत हो गई थी। उसकी शारीरिक पीड़ा भी मानो बहुत कम हो गई थी। मगर हाँ, कोई उसके पास खड़ा होता तो वह अवश्य परेशान होने लगती। वह एकांत में ही रहना पसंद करती थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि मैं जब भी हटने की कोशिश करता, वह अपनी बंद आंखें धीरे धीरे खोलकर अपलक निहारने लग जाती और तब मेरे कदम अपने आप थम जाते और फिर अपने स्थान पर लौट आता। चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरने लगता पहले की तरह। उस रात शायद 11 बजे थे। रोज की ही तरह मैं निशा के सिरहाने बैठा था। डॉक्टर रमन 2 बार आकर देख चुके थे। सांझ से ही निशा चुपचाप निर्विकार भाव से आंखें बंद किए हुए बिस्तर पर पड़ी थी। अचानक चैतन्य हो उठी वह। तकिया के सहारे सिर घुमाया उसने और मेरी ओर देखकर कहने लगी, वह सुनो जहां से मैं अभी लौटी हूँ। वह बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है। शांति तो इतनी है कि बता नहीं सकती।
इतना कहकर हाफने लगी निशा और फिर थोड़ा रुक कर कहने लगी, पहली बार अनुभव हुआ मुझे कि मैं शरीर में नहीं हूँ। कितने पागल है वे लोग जो शरीर को लेकर अस्तित्व का बोध करते हैं। थोड़ी देर पहले न जाने कैसे मैं अपने शरीर से अलग हो गई थी। मैं अपने शरीर को उसी प्रकार देख रही थी जैसे तुम्हारे शरीर को देख रही हूँ। शरीर से अलग होने पर सोचने लगी, अरे मैं तो बिना शरीर के भी जिंदा हूँ, बिना शरीर के भी मेरा अस्तित्व बना हुआ है। किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं आया मेरे व्यक्तित्व में। फिर क्या हुआ, मैंने उत्सुकता से पूछा। उस वक्त मैं केवल अपने शरीर को ही देख रही थी। शरीर के अलावा मुझे कोई और चीज नहीं दिखाई दे रही थी। इस बात का बोध होते ही मैं बिना शरीर के भी जिंदा हूँ। शरीर के प्रति मेरे मन में मोह और आकर्षण तुरंत समाप्त हो गया। उसी समय किसी अज्ञात आकर्षण के वशीभूत होकर आकाश में उड़ने लगी। कभी मैं बादलों के बीच होती तो कभी गगन में। अपने आप में काफी हल्कापन और तरोताजा अनुभव कर रही थी। उस समय ऐसा लगता था कि मैं किसी भारी बंधन से मुक्त हो गई हूँ। सच शर्मा जी, शरीर एक भारी बंधन के सिवाय और है ही क्या? उसके बाद मैंने पूछा। मैं उड़ती रही। फिर मैं एक ऐसे प्रकाशमय जगत में पहुंची। उस आलोकमय जगत में पहुंचने के लिए एक बहुत ऊंचा दरवाजा था। जब मैंने उस दरवाजे के भीतर प्रवेश किया उस समय मुझे अपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा था। उस जगत में चारों ओर विभिन्न रंगों के फूल ही फूल खिले हुए थे। चारों ओर बिखरा हुआ प्रकाश हर क्षण अपना रंग बदल रहा था। कभी गुलाबी रंग, कभी नीला तो कभी लाल या पीला रंग हो जाता उस प्रकाश का। इतना कहने के बाद निशा जोर जोर से खांसने लगी, जिसकी आवाज सुनकर डॉक्टर रमन कमरे में चले आए। उस समय निशा जोर जोर से सांस ले रही थी, एक प्रकार से हाफ रही थी। दूसरे ही क्षण वह शांत हो गई, चेहरे का भाव निर्विकार हो गया। डॉक्टर रमन ने इंजेक्शन लगाया। उसी समय निशा ने फिर आंखें खोल दी और कातर स्वर में कहने लगी, मुझे क्यों रोक रहे हैं डॉक्टर? आप लोग सुन नहीं रहे हैं कि वह प्रकाशमय जगत मुझे आने के लिए कह रहा है। फिर निशा ने कहा, अपना वादा पूरा नहीं कर सकी, तुम्हारी पत्नी न बन सकी। क्षमा करना मुझे तुम। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकोगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? नियति के सामने लाचार हूँ, हार रही हूँ मैं। बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी निशा, ऐसा मत कहो, करुण स्वर में कहा मैंने। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता इस संसार में। तुम्हारे अभाव में मेरा जीवन शून्य हो जाएगा, सारा भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। बोलो निशा, साथ नहीं छोड़ोगी ना तुम? मगर मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निशा की आत्मा वहां थी कहा। डॉक्टर रमन अभी भी वही खड़े थे। उन्होंने जांच की, फिर मेरी ओर निराशा भरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में आंसू निकल आए थे। निशा इस नश्वर लोक को छोड़कर उसी अज्ञात आलोकमय लोक में चली गई थी, मेरे जीवन में अंधकार भरकर। उस समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी बतला नहीं सकता। दूसरे दिन डॉक्टर रमन से मेरी भेंट हुई। उनके साथ एक और सज्जन थे, नाम था डॉक्टर मिल्टन। डॉक्टर मिल्टन अंग्रेज थे। जब मैं मिला उस समय उन दोनों डॉक्टरों के चेहरे पर घोर आश्चर्य के भाव थे। डॉक्टर रमन ने बताया कि निशा मृत होते हुए भी एक प्रकार से जीवित है। जब मैंने पहली बार उसका निरीक्षण किया था उस समय उसका सारा शरीर बर्फ की तरह शीतल हो गया था। जीवन का कहीं कोई चिन्ह शेष नहीं था। लेकिन जब मैं 2 घंटे बाद लाश को केबिन से हटाने से पहले उसकी जांच की तो एक बारगी चौंक पड़ा मैं। निशा का सारा शरीर पहले की तरह शीतल है, लेकिन मस्तिष्क गर्म है। उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जीवन के सभी लक्षण समाप्त हो जाने के बाद 2 घंटे के अंदर मस्तिष्क फिर क्यों गर्म हो गया और क्यों उसकी गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह मेरा पहला अनुभव है। इस रहस्य को समझने के लिए मैंने फोन कर डॉक्टर मिल्टन को बुलाया है। सचमुच यह एक अत्यंत रहस्यमय और आश्चर्यजनक बात है, मैंने कहा। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार निशा की मृत्यु को पूरे 8 घंटे हो चुके हैं, मगर एक हिसाब से वह जिंदा भी है। निशा अपने आप में एक विचित्र रहस्य बन चुकी है। थोड़ा रुककर डॉक्टर मिल्टन ने आगे कहा, जिस गति से मस्तिष्क का टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे मस्तिष्क का रक्त सूख जाना चाहिए, नसें फट जानी चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब डॉक्टरों के साथ अस्पताल पहुंचा तो वहां निशा की लाश के पास निशा के परिजनों के अलावा स्टाफ के कुछ विशिष्ट लोग भी थे। सभी के चेहरे पर कौतूहल और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। डॉक्टर मिल्टन ने लाश को फिर चेक किया।
उनकी मुख मुद्रा गंभीर थी उस समय। गंभीर स्वर में वे बोले, इस समय जो स्थिति है उसे ना गहरी नींद कहा जा सकता है और ना ही कोमा कहा जा सकता है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार मृत भी कहा जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क में टेम्परेचर है, इसलिए हम सब उसे मृत घोषित नहीं कर पा रहे हैं। पूर्ण मृत हो जाने के 2 घंटे बाद अचानक मस्तिष्क का हद से ज्यादा गर्म हो जाना सचमुच सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। पूरे 11 दिन उसी विचित्र और रहस्यमय स्थिति में रही निशा की लाश। 12वें दिन उपस्थित सभी लोगों को घोर आश्चर्य में डालकर निशा ने धीरे धीरे आंखें खोली। इतने दिनों तक वह युवती एकदम मृत स्थिति में अन्य लोक में समाहित थी। वहां से लौटने के बाद उसने उत्सुकता से पूछा, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या मुझे कुछ हो गया था? भला उसके इस प्रश्न का उत्तर कौन देता? सभी मौन रहे और एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। मुझे कितनी खुशी हुई थी उस समय, मैं बता नहीं सकता, मगर मेरी यह प्रसन्नता क्षणिक ही थी। 11 दिन बाद किसी अज्ञात लोक अथवा किसी अज्ञात स्थिति से लौटकर निशा ने फिर आंखें खोलकर देखा, सचेतन होकर बातें की। उस आश्चर्यजनक और अकल्पनीय स्थिति में डॉक्टर मिल्टन उत्तेजित हो उठे। उनके मन में अनेक जिज्ञासाएं थी, अनेक प्रश्न थे, मगर वे केवल 2-4 प्रश्न ही कर सके निशा से। उन्होंने प्रश्न किया, क्या आप 11 दिनों तक किसी स्वप्न की दुनिया में थी? बताए ना आपने क्या देखा, क्या सुना और समझा? क्या आपकी बंद आंखों के सामने सब कुछ अंधकार में था या प्रकाशमय? अब विस्तार से बताइए, किस परिस्थिति में थी आप? बहुत देर तक निशा उदास और शांत दृष्टि से डॉक्टर मिल्टन की ओर देखती रही। उसके बाद उसने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। कुछ भी हो, निशा के उस अभूतपूर्व रहस्यमय वर्तन का कोई कारण डॉक्टर मिल्टन समझ नहीं पा रहे थे। उनकी दृष्टि में चिकित्सा शास्त्र में एक अभूतपूर्व अलौकिक घटना थी। वे अपने चेंबर में लौटे, मैं भी उनके साथ था। उन्होंने तुरंत अपने एक मित्र को फोन किया, जिनका नाम था जेम्स। जेम्स सम्मोहन विद्या के ज्ञाता और परा मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिका के साइकोलॉजिकल सोसाइटी से संबंधित थे। उस समय वे भारत में थे। फोन पर डॉक्टर मिल्टन द्वारा निशा की रहस्यमय कथा सुनकर मिस्टर जेम्स पहले तो चौंक पड़े, फिर बोले, ये तो अति रहस्यमय है डॉक्टर मिल्टन, मैंने जीवन में ऐसी घटना ना देखी है, ना सुनी है। मैं अभी तुरंत आता हूँ। मिस्टर जेम्स ने आते ही निशा को देखा। उस समय सिर और छाती को छोड़कर सारा शरीर शीतल था। निश्चित रहो, मरीज जब बातें कर रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम उसे अपने ढंग से सम्मोहित कर उसके अवचेतन मन की एक एक बात जान समझ लेंगे। ठीक है, मैं सहमत हूँ आपके विचार से, डॉक्टर मिल्टन ने कहा। डॉक्टर जेम्स की बात सुने एक बार तो मुझे रोमांच हो आया। मेरे सामने कोई अलौकिक जगत का रहस्य खुलने जा रहा था। कभी मैं डॉक्टर जेम्स की ओर देखता तो कभी डॉक्टर रमन की ओर। खैर, निशा को एक एसी वाले कमरे में लाया गया जिसमें बाहर से कोई आवाज नहीं आती थी। उस समय रात के 9 बजे थे। उस कक्ष में किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। उन 2 लोगों के अलावा सिर्फ मैं था उस कक्ष में। प्रयोग शुरू हुआ। मिस्टर जेम्स ने अपनी विशेष पद्धति से निशा की आत्मा को सम्मोहित करना शुरू किया। उस समय निशा धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लगा मानो वह किसी को पहचान नहीं रही है। मिस निशा, आप मेरी ओर देखिए, मिस्टर जेम्स का गंभीर स्वर ध्वनि रोधक कमरे में गूंजा। आप मिस निशा शर्मा है। आपकी उम्र 25 वर्ष है। अहमदाबाद में आपका जन्म हुआ था। हाँ, आप धीरे धीरे सांस लीजिए। आप मेरी बात सुन रही है ना? सुन रही हूँ, निशा ने धीमे स्वर में कहा। आप पूरे 1 महीने तक किसी अज्ञात बीमारी के कारण जीवन और मृत्यु के बीच थी और उसके बाद फिर पूरे 11 दिनों तक मृत्यु की अंधेरी घाटियों में थी। इस दुनिया में आपका अस्तित्व नहीं था। बताइए, उस स्थिति में आपने क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभव किया? आत्मा सम्मोहन की उस स्थिति में लगा कि निशा के अंदर से मानो कोई बाधा आ रही है जो उसे बोलने नहीं दे रही है। उस समय उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर किसी प्रकार के विकार का भाव नहीं था, लेकिन उसके लिए मिस्टर जेम्स के आदेश का उल्लंघन करना असंभव था। उसके मस्तिष्क में मिस्टर जेम्स का आदेश बार बार ध्वनित होने लगा। मिस निशा शर्मा, याद करिए, याद करिए, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। आप बताइए। आत्मा सम्मोहन की इस आरंभिक स्थिति में ही निशा की बाह्य चेतना पूरी तरह लुप्त हो गई और उसी के साथ साथ जागृत हो गई आंतर चेतना। निशा के होठ हिले। कहने लगी वह, मैं अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी, उससे अलग भी नहीं होना चाहती थी, मगर कोई अज्ञात शक्ति मुझे खींच रही थी अपनी ओर।
उस समय मैं असहाय अनुभव कर रही थी अपने आप को। सिर, छाती और नाभि के पास भयानक जलन और दर्द हो रहा था। देखने, सुनने और समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। फिर मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे के कारण मैं घबराने लगी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरा ध्यान बस सांस लेने में ही केंद्रित था। यदि सांस बाहर जाती तो भीतर लेने में तकलीफ होती और यदि सांस भीतर जाती तो बाहर निकालने में तकलीफ होती। उसी समय अचानक मुझे क्या हो गया मैं नहीं जानती, पर हाँ, मैं अपना नाम, जाति और जागतिक स्थिति एकदम से भूल गई थी। लेकिन मैं 25 वर्ष की युवती नहीं थी। उस लंबी अवधि में मैं धीरे धीरे छोटी होती चली गई थी। जरा इस बात को और स्पष्ट करो। मिस्टर जेम्स का स्वर गूंजा। निशा क्षण भर खामोश रही, फिर कहने लगी, मैं छोटी से छोटी होती गई। जन्म से मृत्यु की ओर नहीं, मृत्यु से जन्म की ओर मैं बढ़ती गई थी। अंत में बिल्कुल छोटी बच्ची बनकर अपनी माँ की गोद में खेलने लगी। उसके बाद और भी छोटी और सूक्ष्म